नमस्कार दोस्तों, आज 31 जुलाई वार गुरुवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इसरो और नासा का सबसे महंगा और ताकतवर सैटेलाइट निसार लॉन्च हो गया है। इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसे नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से बुधवार शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। ये रॉकेट निसार को 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित करेगा। इसमें करीब 18 मिनट लगे। निसार सैटेलाइट 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। दोस्तों, पोलर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जिससे सैटेलाइट धरती के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। इस मिशन की अवधि 5 साल की है। दोस्तों, ये सैटेलाइट केवल 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा। 12 दिनों में 1173 चक्कर लगाकर यह पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन को मैप कर लेगा। इसके पास बादलों, घने जंगल, धुएं और यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। यह धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलावों को भी देख सकता है। दोस्तों, इस मिशन का मुख्य मकसद धरती और उसके पर्यावरण को करीब से समझना है। ये सैटेलाइट खास तौर पर 3 चीजों पर नजर रखेगा: जमीन और बर्फ के बदलाव पर। ये देखेगा कि धरती की सतह या ग्लेशियर्स में कितना बदलाव हो रहा है, जैसे जमीन में धंसना या बर्फ का पिघलना। इसका दूसरा मकसद है जमीन के पारिस्थितिक तंत्र को समझना। यह सैटेलाइट जंगलों, खेतों और दूसरी प्राकृतिक जगहों की स्थिति को मॉनिटर करेगा ताकि ये समझा जा सके कि पर्यावरण कैसा है। इसके अलावा इसका तीसरा मकसद है समुद्री क्षेत्र। यह समुद्र की लहरों, उनके बदलावों और समुद्री पर्यावरण को ट्रैक करेगा। इन जानकारियों से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। इस मिशन का ओपन सोर्स डेटा सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कहा, भारत रूस से हथियार तेल खरीद रहा है, इसलिए जुर्माना भी वसूलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। दोस्तों, भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने उसके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं। दरअसल भारत की कई ऐसी नीतियां हैं जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किलें पैदा करती है। भारत आज भी अपने ज़्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रोके। इन सब वजहों से अब अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत अब चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका को स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। यह इस बात का संकेत है कि टैरिफ वॉर के बीच मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन चीन से दूर जा रही है। रिसर्च फर्म कैनालिस के मुताबिक इस साल अप्रैल-जून में अमेरिका में इंपोर्टेड स्मार्टफोन में मेड इन इंडिया का हिस्सा 44% रहा। अमेरिकी शिपमेंट में चीनी शेयर 61% से घटकर 25% हो गया है। अप्रैल-जून 2024 में जहां भारत का शेयर 13% था, वो अप्रैल-जून 2025 में बढ़कर 44% पर पहुंच गया। वहीं चीन का शेयर 61% से घटकर 25% पर पहुंच गया। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को सुबह 11 बजे जारी होगी। पीएम किसान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इसका ऐलान किया गया है। पीएम मोदी वाराणसी, उत्तर प्रदेश से 20वीं किस्त जारी करेंगे। पिछली किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। पीएम किसान योजना के तहत हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त ट्रांसफर की जाती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। रक्षाबंधन के बाद इंडिया अलायंस करेगी बड़ी रैली, तेजस्वी यादव बोले। यात्रा में राहुल गांधी भी रहेंगे साथ। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर बुधवार को इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, राखी के बाद महागठबंधन की रैली शुरू होगी। महागठबंधन के साथी और राष्ट्रीय स्तर के नेता, मैं खुद जनता के बीच जाऊंगा। यात्रा के दौरान 9 प्रमंडल में हम रैली भी करेंगे। तारीख और रूट कुछ दिनों बाद बता दिया जाएगा। इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। हमारी राहुल गांधी से बात हो गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत ने पाकिस्तान से WCL सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया है और WCL की स्पॉन्सर कंपनी भी मैच से हट गई है। दोस्तों, रिटायर्ड क्रिकेटर्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी WCL में भारत ने पाकिस्तान से होने वाले सेमीफाइनल मैच में खेलने से मना कर दिया है। यह मुकाबला 31 जुलाई को बर्मिंघम में खेला जाना था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन प्लेयर्स ने दूसरी बार पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना किया है। इससे पहले 20 जुलाई को भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इस मैच को रद्द कर दिया गया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह सेना से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान को भेजता था। आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने यह जानकारी दी। इसे सोशल मीडिया पर पड़ोसी देश की एजेंसियों ने हनी ट्रैप में फंसाया है। लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर उसे झांसे में लिया गया। जब वह उनके जाल में फंस गया तो उससे भारतीय मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप एक्टिवेट कराने को कहा गया और फिर उसका ओटीपी मांगा गया ताकि पाकिस्तान में बैठे भारत विरोधी लोग उस नंबर का उपयोग कर सके। इसके बाद उससे मिलिट्री कैंप की मूवमेंट, लोकेशन और तस्वीरें मंगाई गई। इसके बदले में उसे आर्थिक लाभ भी दिया गया। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में पंजाब के 155 ब्लॉकों का पुनर्गठन किया गया है। इससे कई ब्लॉकों का नाम भी बदला है। अब लोगों व पंच और सरपंचों को अपने छोटे से छोटे काम करवाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। यह जानकारी पंजाब के फाइनेंस मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। चलिए अगली खबर देखते हैं। बांके बिहारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामियों को फटकार लगाई है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और उससे जुड़े कॉरिडोर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने मंदिर की देखरेख करने वाले गोस्वामी परिवारों से कहा कि चालबाजियां मत करो। साथ ही आदेश दिया कि मंदिर प्रबंधन और वृंदावन कॉरिडोर से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई अब एक ही पीठ करेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने बेंगलुरु के हेब्बल इलाके से समा परवीन को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने बुधवार को बताया कि समा अलकायदा से जुड़े एक अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है। 30 साल की परवीन सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा से जुड़ी हुई थी। इसे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है जिससे नेटवर्क के अन्य सदस्यों और उनकी साजिशों का पता चल सके। चलिए अगली खबर देखते हैं। टाटा मोटर्स इटली की ट्रक बनाने वाली कंपनी इवेको को $4.5 बिलियन यानी लगभग 39,245 करोड़ रुपए में खरीद सकता है। इवेको ग्रुप ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वे टाटा मोटर्स के साथ कमर्शियल ट्रक बिजनेस के बिक्री पर बातचीत कर रहे हैं। यह टाटा मोटर्स का अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा, जो 2008 में जगुआर लैंड रोवर को $2.3 अरब में खरीदने से भी बड़ा है। खबर है कि टाटा इवेको के मालिक अग्नेली परिवार से उसकी हिस्सेदारी खरीदेगा और बाकी शेयरधारकों के लिए टेंडर ऑफर लॉन्च करेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने ग्लोबल टेररिस्ट संगठनों पर बुधवार को रिपोर्ट जारी की। इसमें माना कि पहलगाम हमले के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ जिम्मेदार है। टीआरएफ ने हमले के बाद 2 बार जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ ने हमले वाले दिन 22 अप्रैल को घटनास्थल की फोटो भी प्रकाशित की थी। अगले दिन फिर से जिम्मेदारी ली, लेकिन 26 अप्रैल को अचानक अपना दावा वापस ले लिया। इसके बाद टीआरएफ ने कोई और बयान नहीं दिया और किसी अन्य संगठन ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। यूपी मार्ट नामक डिजिटल पोर्ट की भी शुरुआत की। इस दौरान एमएसएमई विभाग का 3 सरकारी संस्थाओं और 14 शैक्षिक संस्थाओं के साथ एमओयू हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्योग 2017 से पहले भी थे, लेकिन उस समय की सरकार इसके महत्व को समझ नहीं पाई, इन्हें बंद कराने का प्रयास किया। सपा का नाम लिए बगैर कहा कि जिनकी सोच परिवार तक सीमित हो वो लाखों युवाओं के बारे में कैसे सोचेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। सऊदी अरब की सरकार ने विदेशी नागरिकों और कंपनियों के लिए अपने रियल एस्टेट मार्केट को खोलने का फैसला किया है। इसके तहत विदेशी इन्वेस्टर्स रियाद, जेद्दा और अन्य इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। यह कदम सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद ऑयल पर निर्भरता कम करना और अर्थव्यवस्था में विविधता लाना है। सऊदी कैबिनेट ने हाल ही में इस नए कानून को मंजूरी दी है। सऊदी में विदेशियों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के नियम आप देख सकते हैं। विदेशियों को सभी प्रॉपर्टी को नेशनल रियल एस्टेट रजिस्ट्री में रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। विदेशी खरीदारों को प्रॉपर्टी खरीद पर 5% तक ट्रांसफर शुल्क देना होगा। जाली दस्तावेज जमा करने पर $2.67 मिलियन तक का जुर्माना भी हो सकता है। संपत्ति को जबरन बेचने का आदेश दिया जा सकता है। उल्लंघन के मामले में 60 दिनों के भीतर अदालतों में अपील की जा सकती है। एक रेगुलेटर कमेटी नियमों की निगरानी और लागू करने का काम करेगी।